Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory Yes, ma'am. sequence. Yes. Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene. कि मतलब जो आपका कैरेक्टर बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या करा रहे हैं ना, देखो यहाँ पे एक mRNA की सीक्वेंस है, उस mRNA की सीक्वेंस मतलब डीएनए से mRNA की सीक्वेंस हम कोड करा रहे हैं, उसी से मेरा प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन ही जाके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करेगा. Yes. करेगा ना. तो ये बोल रहे हैं दिस mRNA इज स्ट्रक्चरल जीन, कि हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंस कैसी है इस स्ट्रक्चरल जीन की, कि ये जो कैरेक्टर इनहेरिट होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ये आपका प्रोमोटर किस टाइप का है और आपका स्ट्रक्चरल जीन किस टाइप का है, ये दोनों चीजों को अफेक्ट करेगा. ठीक है. समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन, इवन तो these sequence do not code for any RNA और प्रोटीन. लेट्स सपोज मेरे पास जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, अगर बहुत ज्यादा लूजली हो जाए, उसकी वजह से वो ना तो कोई mRNA बन पाएगा वहां से और ना ही उससे प्रोटीन कोड हो पाएगा. ये बोल रहा है. लूजली पैक्ड कैसे हो सकती है? लूजली पैक का मतलब डीएनए के बीच में गैप्स आ जाए. अगर डीएनए के गैप्स का मतलब नाइट्रोजनस बेसिस वहां पे थोड़े थोड़े डिलीट हो जाए, बेस पेयरिंग में कुछ चेंजेस आ जाए. बाकी और किसी को कोई डाउट? नो मैम. आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल का क्लास नहीं लिया था? एक बार हैंड रेज करके बताओ. कल आई गेस कल कम बच्चे आए थे. कितने हैं? 7-8 बच्चे हैं. क्यों नहीं आए थे भाई कल की क्लास में? क्या समझ में आएगा फिर आपको? सुप्रिया, तिशा, चंचल, नंदिनी. नंदिनी ने तो मैसेज किया था. अंजलि, गुंजन. मैम मैं कल के क्लास की रिकॉर्डिंग देखूंगी. अच्छा रिकॉर्डिंग देख. चलो रिकॉर्डिंग देख. बेटा प्रमोटर में लाइट नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं ले पाए. ठीक है. तो सबके सब रिकॉर्डिंग आज फिनिश कर लेना. रिकॉर्डिंग अपडेट हो चुके हैं शीट में, चेक कर लेना. यस मैम. ठीक है. चल अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. हमने कल सारा देखो, हमने ना अब तक ट्रांसलेशन तक टॉपिक फिनिश कर लिया कि कैसे ट्रांसलेशन होगा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, सब कुछ हमने पढ़ लिया है. अब हम पढ़ते हैं जेनेटिक कोड. बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है. अपनी अपनी एनसीईआरटी साइड पे खोल के बैठ लो, एक एक लाइन पढ़ते चलो. ठीक है. ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. मतलब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे एक न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड्स आर डीएनए एंड आरएनए. तो हम क्या कराते हैं? डीएनए से डीएनए बनवा रहे हैं, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बनवा रहे हैं, या फिर डीएनए से आरएनए बनवा रहा है, एक न्यूक्लिक एसिड को किसी दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है. यही कर रहा है ना. Yes. And these process are easy to conceptualize on the basis of complementary. हमें पता है कि हम डीएनए से डीएनए किस बेसिस पे बनवाते थे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पे बनवा लेते थे, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना, देखो कॉन्सेप्चुअलाइज, इनको कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत इजी था, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री. बिकॉज एडेनिन के हमेशा सामने थाइमिन आएगा. इन द केस ऑफ आरएनए, एडेनिन के सामने हमेशा यूरासिल आएगा. कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हमको क्या चाहिए होता है? ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए, पूरी चेन न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारी, उसी को डीएनए बोलता है. उससे हमको क्या बनवाना है? अब हमको एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है. पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन, है ना. ये फिर नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड ब्रेन. अभी बोल रहे हैं कि अब तक डीएनए से आरएनए बनवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनवाना है. लेकिन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस नहीं है. नहीं है ना, कहीं से कहीं तक भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन. तो ये बोल रहा है नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड नोर कैन बी ड्रॉन थ्योरेटिकली. ना ही हम उसको थ्योरेटिकली समझ सकते कि इनके बीच में कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री है केसेस. देयर
देयर एग्जिस्टेड सैंपल एविडेंसेस, सिर्फ इसके कुछ सैंपल एविडेंसेस है, so to support the notion that change in nucleic acid genetic material was responsible for change in amino acid in protein। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ सैंपल्स अवेलेबल है कि अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ चेंजेस आता है तो वही रिस्पॉन्सिबल बन जाता है चेंज इन अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में लिंक है, कि अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंज आएगा, जैसे उसमें बता ना सिकल सेल एनीमिया में एक बेस पेयर चेंज हो गया था तो पूरा अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया था, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन Yes, ma'am. इंटरचेंज थे ना। Yes. तो वही चीज बोल रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास ये सैंपल है, ठीक है। दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, इसी की वजह से हमें जेनेटिक कोड आज इजिली पता चला दैट कुड डायरेक्ट द कि हम सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को, कि अमाइनो एसिड की क्या सीक्वेंस है हम उसको पता कर सकते हैं प्रोटीन बनाते टाइम, किसकी हेल्प से, जेनेटिक कोड की हेल्प से। इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर मेरे को पूरा जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर मेरे को पता करना है, and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering of genetic code were most challenging। कि हमने को अगर हम पता करना चाहते कि जेनेटिक मटेरियल का हमें पता चले, लेट्स सपोज कि इसका ये बायोकेमिकल नेचर है, तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का हमें पता बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस स्ट्रक्चर डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर से जेनेटिक कोड बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। कि डीएनए की हर एक सीक्वेंस को देखो वहां पे क्या प्रोटीन बन रहा है, कि अगर ये वाला सीक्वेंस है इससे क्या प्रोटीन बनेगा, तो हम डायरेक्टली प्रोटीन नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना, हम सिर्फ एक सीक्वेंस से एक अमाइनो एसिड देखेंगे, फिर अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन करके अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनवाएंगे ना। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी, हमें यहाँ पे फिजिसिस्ट की भी जरूरत पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट की भी जरूरत पड़ी, बायोकेमिस्ट की भी और जेनेटिक्स की भी, अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट की जरूरत पड़ी ताकि हमें ये चीज को इजीली हम इसको समझ पाए। हमारे साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमो, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे ये। इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास टोटल 4 बेसिस है, कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, ये 4 हैं। इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, 4 बेसिस से मेरे को कितने अमाइनो एसिड बनवाने हैं, 20 अमाइनो एसिड करवाना है, क्योंकि टोटल 20 होता है। तो अब हम इन 4 अमाइनो एसिड का कैसे कॉम्बिनेशन बनवाएं कि ताकि मेरे को 20 अमाइनो एसिड कोड हो जाए। तो पहले इन्होंने कॉम्बिनेशन करवाया 4 की पावर 2 कर देता है, कि ऐसे बना देते हैं एक सीक्वेंस ए जी, एक सीक्वेंस ए सी, ए टी, ऐसे दो दो की सीक्वेंस बना देते हैं। फिर उन्होंने देखा कि भाई सिर्फ वो सिर्फ 16 अमाइनो एसिड कोड हो रहा है, 16 हो रहा है ना सिर्फ, बाकी 4 अमाइनो एसिड बच गए, उनका क्या करें। तो फिर इन्होंने बोला 4 की पावर 2 ना करके 4 की पावर 3 कर लो, कितना हो जाएगा, 64। तो इन्होंने बोला कि अब जब 4 की पावर 3 करके सीक्वेंसेस बनाओगे, इन चारों के चारों नाइट्रोजनस बेसिस को ट्रिपलेट की फॉर्म्स में लिखोगे, तो एक टोटल 64 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे। अब क्वेश्चन ये, अमाइनो एसिड तो 20 ही है, तो इसका मतलब एक सीक्वेंस एक से ज्यादा अमाइनो एसिड को कोड करेगी या नहीं, Yes, ma'am. क्योंकि टोटल 20 टाइप्स है अमाइनो एसिड के, यहाँ पे एक ही टाइप के बहुत सारे अमाइनो एसिड कोड होंगे इस सीक्वेंस के अंदर। ये किसने दिया, हमारे जॉर्ज Camo. गैमो साइंटिस्ट मैम ने एक दिया। बार 4 ये वाली बात, ये शादी का जो भी आपने ये लाइन बोली मैम, एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। बोला कि हमारे पास 4 टोटल नाइट्रोजनस बेसिस है, 4 नाइट्रोजनस बेसिस का दो दो का करके अगर सीक्वेंस बनाएंगे तो 16 अमाइनो एसिड बनेंगे, सिर्फ 3 का करके सीक्वेंस बनाएंगे तो हमारे पास 64 सीक्वेंसेस आ जाएंगे, और वो 64 सीक्वेंसेस से 64 अमाइनो एसिड कोड हो जाएंगे। लेकिन एक सीक्वेंस एक से ज्यादा अमाइनो एसिड कोड करेगी, क्योंकि टोटल तो अमाइनो एसिड कितने हैं, 20 है सिर्फ, तो एक सीक्वेंस में एक से ज्यादा अमाइनो एसिड। मतलब मैम एक सीक्वेंस जैसे कि AUG है, वो तो मैम एक ही को कोड कर रही है मेथियोनिन को।
यूसीयू सीक्वेंस है, सीरीन को कोड कर रही है। यूसीसी ये भी सीरीन को कर रही है। यूसीए ये भी सीरीन को कर रही है। यूसीजी ये भी सीरीन को कर रही है। मतलब तो मैम ये एक अलग 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 सीक्वेंस है ना? हाँ, तो अलग अलग सीक्वेंस देखो, एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडोन्स कोड कर सकते हैं, बट एक कोडोन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को करेगा। एग्जाम्पल ले लो, यूसी, ये अभी मैं समझाने वाली हूँ आगे सेलेंट फीचर्स में। यूसी सिर्फ सीरीन को कोड करेगा। यूसी ये नहीं कि किसी और को भी कोड कर देगा, लेकिन सीरीन को कोड करने वाले यूसीसी भी है, यूसीए भी है, यूसीजी भी है। ये जैसे साइड में आप ये देख रहे हो टायरोसिन, टायरोसिन को कौन कोड कर रहा है? यूएयू। टायरोसिन को यूएसी भी कर रहा है, लेकिन यूएयू सिर्फ टायरोसिन को करेगा, कहीं और पे यूएयू सीक्वेंस बनेगी ही नहीं। तो इसका मतलब वो किसी और अमाइनो एसिड को कर ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ टायरोसिन के लिए ही है फिक्स। ये चीज है, ये समझाऊंगी अभी आगे। ये देखो, फिर बोला गया कि भाई जो हमारे कोडोन्स होता है ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। एंड द केमिकल मेथड किसने बताया ये हमारा कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है? हरगोबिंद खुराना। तो दो साइंटिस्टों के नाम याद हो गए। अच्छा, अब तक टोटल कितने साइंटिस्टों के नाम याद हुए? सबसे पहले ग्रिफिथ ने कराया था 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किया। किसने किया था बायोकेमिकल एनालिसिस? खुशबू बताइए। खुशबू, तनीषा, अनीशा, अनुष्का, बायोकेमिकल एनालिसिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का किसने किया? भाई क्या फायदा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सेम टाइम पे बोला करो भाई, सबके सब अनीशा चुप क्यों? अच्छा, अनीशा ने तो बोल दिया। तनीषा और अनुष्का, तनीषा अनुष्का ने तो चार्ट सेक्शन में लिखा। बेटा क्लास में नहीं हो क्या? सब क्लास ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं होता, पढ़ना होता बेटा। एक साल अगर आप लोगों ने अपना नीट एग्जाम को दिया है ना, तो इसको वेस्ट मत जाने दो। अभी रिग्रेट नहीं, अभी फील नहीं होगी ये चीज। दिसंबर जनवरी आते आते ना, तब लगेगा भाई सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ हमारा, हमने तो पूरा साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तब फील होगा आपको ये सारी चीजें। अभी टाइम है, अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इवन टाइम भी नहीं बोल सकते अभी है, इतना इतना टाइम भी नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। जॉर्ज गैमो साइंटिस्ट, हरगोबिंद खुराना, हार्शी एंड चेज ने हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था? बैक्टीरियोफाज वाला एक्सपेरिमेंट दिया था। उसके बाद तो यही आया ना बस साइंटिस्ट के नाम, और तो कुछ नहीं थे। बस न्यूक्लिक एसिड किसने कहा था? मैम हाँ, न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किया था? एफ मिस्टर। फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। फिर उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में उन्होंने मॉडल दिया था। स्टिकी नोट बना लिए सारे साइंटिस्टों के, बोला था जितना भी डेटा है सारा स्टिकी नोट्स पे चाहिए मेरे को। यस मैम, बना लिया। हाँ बना मैंने लिया ना स्टिकी सबने नोट स्टिकी? डायरी में बनाया। लास्ट चैप्टर वाले के भी, लास्ट चैप्टर में वो एल्फर्ड स्टर्टीविंड और हमारे जॉर्ज वो मेंडल है ना, और एक टीएच मॉर्गन। और मैम वो तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सारे एक ही जगह से, सटन एंड बॉबरी, ये सब एक मैम जगह। सटन एंड बोवरी ने मैम आर्ग्यू किया था, उसको प्रूफ मैम मॉर्गन ने किया था। मॉर्गन ने किया था अपने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। तो जितना पहले पढ़ते जा रहे हैं ना, वो ये नहीं कि बोलते चले जाएंगे, उसको याद करते चलना है साथ साथ। रिकैप और डेटा तभी। बोलो। मैम मुझे जेनेटिक कोड का जब भी आपने फर्स्ट पैरा पढ़ाया ना मैम, उस वाले में मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने हैंड रेज कर रखा है। बेटा देखो, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें से क्वेश्चन बनेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ भी रहे हो ना राधिका, तो इस वे में मत पढ़ो कि एक एक लाइन बिल्कुल क्रैम हो जाए आपको।
क्रैमिंग करनी है डेटा की। जैसे इस वाले पूरे पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आएगा वो जॉर्ज गैमो ने क्या दिया था, कौन सा स्टेटमेंट दिया था, हरगोविंद खुराना ने कैसे दिया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पैराग्राफ में सिर्फ ये बोला हुआ है कि हमें एक न्यूक्लिक एसिड को दूसरे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। ठीक है, ये सीखने को मिला हमें। फिर नेक्स्ट चीज हमें मिली कि हमें इसी न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनाना है। एक सेकेंड अनीशा, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन बनवाना है। फिर देखा गया प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बीच में तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है ही नहीं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया इस चीज को पता करना कि भाई कैसे पता करें क्या सीक्वेंस है। फिर एक सैंपल से हमें ये पता चलता है कि अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर कोई चेंज आ आता है तो डायरेक्टली अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाता है वहां पे, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर भी हमको पता चला था। फिर इसी सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फील्ड से साइंटिस्ट लोगों को बुलाया गया। उसमें से हमारे जो फिजिक्स थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने बोला कि हम नाइट्रोजनस बेसिस का 3-3 का करके ट्रिपलेट बना देते हैं और फिर वो टोटल 64 अमाइनो एसिड को कोड करें। ओके यस अनीशा बताओ बेटा। मैम हरगोविंद खुराना जो साइंटिस्ट थे मैम, इन्होंने क्या बताया ये समझ नहीं आया। हरगोविंद मैम, खुराना ने होमोपॉलिन देखो हमारे जॉर्ज गैमो ने ये बोला कि भाई AGT ऐसे 3-3 के सीक्वेंस बना दो। फिर हरगोविंद खुराना ने ये बोला कि जब आप ये 3 के सीक्वेंस बना रहे हो ना, ये ट्रिपलेट बन जा रहा है, तो ये ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है आगे। ये इन्होंने बोला, इस चीज को प्रूफ किया था इन्होंने। देखो ना, प्रोवाइडिंग प्रूफ। इन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिजिसिस्ट थे, ठीक है, फिजिक्स का उन्होंने फॉर्मूला लगा के बना दिया 4 की पावर 3 ऐसे करके। लेकिन हमारे हरगोविंद खुराना ने इसको प्रूफ किया कि भाई कोडॉन्स जो होता है ट्रिपलेट ही होता है एग्जैक्टली। ये था, ठीक है। फिर भाई इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को छोड़ो, ये याद रखना। मार्शल निरनबर्ग, जो हमारे मार्शल निरनबर्ग एंड मैथी साइंटिस्ट इनको बोल देते हैं। सो सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। सेवेरो ओका एंजाइम, जिसको ये हाईलाइट कर दो, सेवेरो ओका एंजाइम जिसको बोलता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये बहुत ज्यादा एक अच्छा एंजाइम था, बहुत हेल्पफुल था आरएनए के पॉलीमर्स बनवाने में विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। फाइनली चेकबोर्ड। देखो इसको यहाँ से छोड़ दो, इस लाइन को, इसको ऐसे समझो। जो निरनबर्ग थे ना, निरनबर्ग ने क्या लिया, एक पोली यू टेल लिया था। यू किसमें होता है, आरएनए सीक्वेंस में। इन्होंने वही बोला कि इन्होंने क्या करा, आरएनए का पॉलीमराइजेशन कराया, तो इन्होंने ऐसे यू 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 बहुत सारी सीक्वेंस डाल दी। फिर इन्होंने चेक किया कि किसको कोड कर रहा है। फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे मेरे को जब इन्होंने 6 यू लिए तो तब इनको 3 फिनाइल एलेनिन मिले। तो इससे इनको पता चला टोटल कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यू है, 6 नहीं। और फिर इसको ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, डिवाइड कर दो, 3 3 जो 9, तो हमारे पास टोटल निकल के आ जाएगा कितने अमाइनो एसिड कोड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करके। तो यही चीज इन्होंने निरनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ, इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि 1 कोडॉन इज इक्वल्स टू 3 न्यूक्लियोटाइड एंड एक कोडॉन मिलके एक अमाइनो एसिड बनाएगा। ठीक है, ये ऐसी पूरी टेबल है। सिर्फ याद क्या रखना है, ट्रिपल यू किसको कोड करता है और एक ट्रिपल सी कर लेना। सिर्फ एक PYQ में क्वेश्चन है, यहाँ से एक है या फिर आई गेस 2 है। उन डायरेक्ट क्वेश्चन को याद करना, पूरी टेबल मत याद करने बैठना। बच्चे बड़े सोचते हैं मैम ये पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ जितना ट्रिपल यू कर लेना, ट्रिपल सी कर लेना, ट्रिपल ए कर लेना, ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस करना बस। अब आ जाओ उनके सेलेंट फीचर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मिलेगा इस वाले पार्ट से आपको मिलेगा। पहला, हमको पता है कोडॉन क्या है, टोटल हमारे पास ट्रिपलेट कोडॉन है। उन ट्रिपलेट कोडॉन में से टोटल कितना है, 64 है ना हमारे पास। 64 अमाइनो एसिड को कोड करेगा Yes. या 20 अमाइनो एसिड को कोड करेगा, 20 अमाइनो एसिड को कोड करेगा। 64 कोडॉन्स, इन 64 कोडॉन में से हमको पता है हमेशा 3 तो स्टॉपी कोडॉन होता है। यस मैम। तो इसमें से जो वर्किंग कोडॉन हो गए कितने, 61
61। इसके मतलब 61 ही कोडॉन होंगे जो अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, 3 कोडॉन्स होंगे जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से स्टॉप कोडॉन होते हैं, हाईलाइट कर लो, UAA, UAG एंड UGA। 3, UAG, UAA, UGA। याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द स्टॉप कोडॉन्स। प्रियांशी बोल रहे हैं भाई सुनो, एक अमाइनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन कोड कर सकते हैं, एक कोडॉन के एक अमाइनो एसिड, जैसे ये एक टैली की बहुत सारी चाबी हो जैसे सुनता है, लेकिन एक चाबी सिर्फ एक ही ताले को खोलेगी अमाइनो एसिड। देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उसने। एक कोडॉन, एक चाबी, एक ही लॉक को खोल सकती है। यस। यस मैम। तो एक कोडॉन का एक अमाइनो एसिड है ना, लेकिन एक अमाइनो एसिड के को बहुत सारे चीज कोड करेंगे कि एक तालों की बहुत सारी चाबी हो सकती है, एक अमाइनो एसिड की बहुत सारे कोडॉन्स हो सकते हैं। मैम अभी आपने एक बात बोल दी ना, उसमें कंफ्यूजन हुई थी कि आपने बोला कि एक सीक्वेंस बहुत सारे अमीनो एसिड को कोड करती है, तो एक सीक्वेंस मतलब एक कोडॉन है क्या? नहीं, एक सीक्वेंस का मतलब बहुत सारी बड़ी की बड़ी सीक्वेंस हो, पूरी mRNA की सीक्वेंस, उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड कोड होंगे। एक सीक्वेंस के अंदर अंदर अगर 3 ही कोडॉन्स है, मतलब 3 नाइट्रोजनस बेसेस हैं, तो वो सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, पर्टिकुलरली एक टाइप। अलग अलग सीक्वेंस बहुत सारे अलग अलग अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर स्टॉप कोडॉन वाला। सेकंड, एक कोडॉन कोड फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। एक कोडॉन, कोडॉन मतलब एक कोडॉन की चाबी ना, और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड लॉक हुआ क्या, देखना जरा सही है क्या ये। एक कोडॉन की एक ही अमाइनो एसिड, मतलब एक की सिर्फ एक ही लॉक को खोलेगी, हेंस इट इज नोन एज अनएम्बिजियस या फिर स्पेसिफिक नेचर। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, अनएम्बिजियस नेचर क्या होता है। अनएम्बिजियस का मतलब यही है कि भाई स्पेसिफिक है ये, कि एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, दिस इज स्पेसिफिक। अनएम्बिजियस फिर बोलते हैं कि बहुत सारे कोडॉन, सम कोडॉन आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एक अमाइनो एसिड को या बहुत सारे अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। इट मीन्स द जो हमारे कोडॉन्स हैं वो क्या है, वो डीजेनरेट है, वो स्पेसिफिक नहीं है। अमाइनो एसिड स्पेसिफिक है जबकि कोडॉन्स डीजेनरेट है। जब हम कोडॉन को रीड करेंगे एक कॉन्टेजियस फैशन में रीड करेंगे, कॉन्टेजियस का मतलब रेगुलरली रीड करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, बीच में कोई कॉमा नहीं लगाते ना, एडेनिन कोमा, ग्वानिन कोमा, यूरासिल ऐसे नहीं लगाते ना, इसको बोलते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन। जो कोड्स होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में, अगर मेरी बॉडी में ट्रिपल यू को फिनाइल एलेनिन कोड कर रहा है, तो हर किसी की इंडिविजुअल बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सबकी बॉडी में सेम रहेगा। बट देर आर सम एक्सेप्शंस, वो है हमारे माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स या फिर कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है ना, तो उसका जो खुद का डीएनए की जो सीक्वेंस है वो अलग होता है। प्रोटोजोन्स के अंदर भी थोड़ा सीक्वेंस अलग हो जाता है। AUG के 2 फंक्शन, इट वर्क्स एज स्टॉप कोड, इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन, ऑल्सो इट कोड फॉर मेथियोनिन। ठीक है, यस मैम। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट। सुल्ताना किसका एक्सेप्शन पूछ रहे हो बेटा। आया चलो, ये हमने समझ लिया। अब आता है हमारे पास थोड़ा म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट। म्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट वैसे आई सपोज आप लोगों को आता ही है, सिकल सेल एनीमिया मैंने समझाया ही है। ठीक है, रिलेट की एक जीन और एक डीएनए के बीच में रिलेशनशिप हमें समझना है। लेट्स सपोज मेरे डीएनए के अंदर कोई छोटा सा सीक्वेंस जीन है, उसकी किसी नाइट्रोजनस बेस के अंदर कुछ भी चेंजेस आ गए, तो उन चेंजेस आने की वजह से या तो वहां पे कुछ ना कुछ डिलीट हो रहा है या कुछ नया रीअरेंजमेंट बन रहा है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारा जीन की जो फंक्शनिंग है वो हो सकती है। बच्चों एक सेकेंड, जस्ट कॉल आ रहा है।
यस बच्चों, तो ये था सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या हुआ था। सिकल सेल एनीमिया के अंदर एक सीक्वेंस था, रिप्लेस हो गया था किसी और सीक्वेंस से, जिसकी वजह से पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो गया था हमारा। तो यहाँ पे लॉस भी हो सकता है या फिर एक जीन का गेन भी हो सकता है, एज सो एज उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। इफेक्ट जो है पॉइंट म्यूटेशन का वो हम एक्सप्लेन किया। क्लासिकल एग्जांपल पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज इन सिंगल बेस पेयर में अगर चेंज आ रहा है, जैसे बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन होता है, वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड होता है, मैम ग्लूटामेट की जगह वेलिन होता है, और इसकी वजह से एक डिसीज कंडीशन बन जाती है विच इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया, है ना। अब एक चीज देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम हैज रेड कैप। लेट सपोज इन्होंने क्या किया यहाँ पे, रेड से पहले बी इंसर्ट कर दिया, और हमें पता है ट्रिपलेट की फॉर्म में रीड करेंगे, राम हैज तो एज इट इज रहेगा, सीक्वेंस क्या बन गई, बी आर ई बन गया, और DCAP बन गया, और पी, पूरी सीक्वेंस चेंज हो गई। आगे क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ पे बी और आर के बीच में आई इंसर्ट कर दिया, फिर पूरी सीक्वेंस चेंज। यहाँ पे इन्होंने एक नाइट्रोजनस बेस पेयर डाला, यहाँ पे इन्होंने 2 लेटर्स ऐड कर दिए, फिर 3 लेटर ऐड करे, तो ऐसे करते करते इन्होंने देखा कि हमारे जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो चेंज होती चली जा रही है एंड तक। जो सीक्वेंस स्टार्टिंग में थी वो सीक्वेंस एंड में जाके देखो क्या बन गई। ठीक है, ये बता रहे हैं कि भाई इंसर्शन या फिर डिलीशन ऑफ एक या 2 बेस पेयर पूरी रीडिंग फ्रेम को चेंज कर देते हैं। इंसर्शन या डिलीशन, सच म्यूटेशन इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा फ्रेम चेंज हो रहा है तो, या फिर डिलीशन म्यूटेशन उसको बोल सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 या फिर मल्टीपल बेस पेयर्स को अगर हम डाल देते हैं उसके अंदर, हेंस वन और मल्टीपल अमाइनो एसिड, देन रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, सीक्वेंस बताया था ना, कि अगर मेरे पास AGA है, CAA है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इन तीनों के तीनों को ही डिलीट कर दिया, या फिर यहाँ पे कोई नए 3 ला के इंसर्ट कर दिए, तो आगे की जो सीक्वेंस है, फ्रेम है, वो अनअल्टर्ड रह जाएगी। ये भी बताया था, वही इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, टीआरएनए इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, जो क्या लेके आता था अपने साथ, अमाइनो एसिड लेके आता था। ठीक है, इट वॉज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड। जो हमारा mRNA के ऊपर कोड्स है, उनको रीड करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन टीआरएनए का ही है ना। तो ये क्या करता है, mRNA को कोड करता है, रीड करता है, एंड उसके ऊपर अमाइनो एसिड लाके बाइंड कराता है। एक पर्टिकुलर कोड के लिए एक यूनिक ही अमाइनो एसिड होगा, बिकॉज अमाइनो एसिड हैज नो स्ट्रक्चरल स्पेशलिस्ट टू द रीड द कोड यूनिकली, क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर खुद ऐसी पावर नहीं है, दे डोंट हैव एनी कैपेबिलिटी कि वो खुद से कोड को रीड कर पाए। तो इसलिए टीआरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड को लेके आता है कोडोन को रीड करके। ही पोस्टुलेटेड दैट, उन्होंने इस चीज को पोस्टुलेट किया कि एक अडेप्टर मॉलिक्यूल के एक हैंड में तो क्या होगा, कोड को रीड करने की कैपेबिलिटी होगी, और दूसरे में अमाइनो एसिड उसके पास बाइंड होगा। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो कॉल टीआरएनए इज आल्सो नोन एज सॉल्युबल आरएनए, भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका जो रोल है वो एकदम अडेप्टर मॉलिक्यूल के जैसे है। टीआरएनए के अंदर ये नीचे आपका एक एंटीकोडॉन लूप होता है, जो कि किसके अगेंस्ट होता है, that has base complementary to the mRNA वाला कोड, एंड इसके पास एक और एंड होता है जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जिसपे ये चार्ज अमाइनो एसिड को खुद लाता है। अमाइनो एसिड की चार्जिंग पता है ना, अमाइनो एसिड प्लस क्या डालते थे, ATP डाल देते थे, क्या बन जाता था, अमाइनो एसिड AMP, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड के लिए जो टीआरएनए है वो हमारा स्पेसिफिक होता है। स्टॉप कोडॉन को स्टॉप कोडॉन क्यों बोलता है, बिकॉज हमारे पास कोई भी टीआरएनए नहीं है स्टॉप कोडॉन के, देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन। जो AUG सीक्वेंस वाला टीआरएनए होगा उसको बोलेंगे इनिशिएटर टीआरएनए। डन। टीआरएनए की शेप भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, 3D में कैसा दिखेगा, 2D में कैसा दिखेगा। 2D में क्लोवर लीफ शेप था और 3D में इनवर्टेडल। बोलो भाई।
यस एक यस बार मैम। हैंड सबके सब हैंड रेज करके दिखाना क्लास में कितने बच्चे एक्टिव है, कितने बच्चे सो रहे हैं। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया? सिर्फ 39, और बाकी के कहाँ है भाई? ये एटलीस्ट 10 के अराउंड बच्चे ऐसे हैं जो सो रहे हैं फिर क्लास में। आज क्लास थोड़ा लेट शिफ्ट हो गया, इस वजह से थोड़ा टाइम टेबल डिस्टर्ब हुआ होगा ना आज का। बट आई थॉट कि आप लोग जो कल टेस्ट दिया उसका एनालिसिस जरूर कर लो। किस किसने एनालिसिस किया? एक बार सबके सब हैंड डाउन करो और अब हैंड रेज करके बताओ। टेस्ट स्कोर किस किसने एनालाइज किया, क्या क्या गलती हुई, उन गलतियों को वापस से रीड करना। सेकंड टारगेट शुरू कर दिया। सेकंड टारगेट का टेस्ट भी वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे होगा सेकंड टारगेट का टेस्ट। मैम सेकंड टारगेट का चैप्टर्स आपने बता दिया? सेकंड टारगेट के चैप्टर मैंने लिंक में डाल रखे हैं शीट में। ओके मैम। ठीक है, देख लिया होगा ना तो पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा। ट्रांसलेशन कल मैंने सारा बता दिया था। अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये सब पढ़ लोगे ना। हाँ यस मैम। इसमें ये एक बार यूटीआर वाले पे आ जाओ। यूटीआर का मतलब क्या होता है? देख, कहाँ पर अपडेट किया है आशुतोष? रिकॉर्डिंग शीट में। सेकंड टारगेट का जब टेस्ट होगा तो फर्स्ट टारगेट के चैप्टर थे वो भी आएंगे ना? नहीं सुप्रिया, फर्स्ट टारगेट वाले नहीं आएंगे बेटा। ये एक सीक्वेंस है। यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, यस यहाँ पे आके खत्म। ये जो इधर की सीक्वेंस बच गई, ये जो इधर की सीक्वेंस बच गई, इस सीक्वेंस का क्या होगा? क्या होगा? इस सीक्वेंस को बोलेंगे अन UTR ट्रांसलेटेड रीजन, region यूटीआर। एयूजी सीक्वेंस हमेशा 5 प्राइम पे होती है और ये 3 प्राइम पे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है यूटीआर की लोकेशन क्या होती है? यूटीआर की लोकेशन लेफ्ट टू 5 प्राइम एंड राइट टू 3 प्राइम, right है ना? ये अब देखो जरा क्या लिखता है यहाँ पे। ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? एयूजी। मतलब जितना है बीच वाला पॉइंट है ना पूरा, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये पूरा जो पार्ट ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ये होगा। ठीक है। एंड द स्टॉप कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन और स्टॉप कोडॉन के बीच का ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। एंड एमआरएनए के अंदर बहुत सारी एडिशनल सीक्वेंसेस भी होती हैं एयूजी से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद। उस रीजन को बोलता है ये अनट्रांसलेटेड रीजन, यूटीआर। यूटीआर क्या बताया? दोनों एंड पे प्रेजेंट होंगे, स्टार्ट कोडॉन से पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद। ये क्यों जरूरी होता है? दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का ही हो पाए। जो सीक्वेंस हमारे लिए जरूरी है, जो सीक्वेंस किसी ना किसी चीज को कोड करेगी, जो किसी कैरेक्टर से लिंक है, उसी का हो। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन पूछ लेते हैं ऐसे करके, ये क्यों रिक्वायर्ड है। अच्छा, किसी ने जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया है एमटीजी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके देखा? हाँ मैम शुरुआती तो देखे थे। तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है बच्चा, क्वेश्चंस करते रहा करो। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक। जीन एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन को मैं कैसे रेगुलेट कर सकती हूँ, इसका बहुत अच्छा तरीका हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो।
यस। फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर टोमेटो की सॉफ्टनिंग हो रही थी, जिसकी वजह से क्या आ रहा था हमारे पास, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आ रहा था ना, टोमेटो सॉफ्ट हो जाते थे। क्या था? सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। तो सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था जिसको हम बोलते थे पॉलीगैलेक्टो यूरिनेज। एंजाइम किससे? एंजाइम इज ऑल्सो अ प्रोटीन, होता है ना। और प्रोटीन किससे बनता है? एमआरएनए से बनता है। एमआरएनए किससे बनता है? डीएनए। मैंने रिवर्स साइकिल चला दिया, पूरा पूरा रिवर्स साइकिल चला दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जीन का एक्सप्रेशन है वो रुक जाए। कैसे रेगुलेट करूं? मतलब मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा एंजाइम है ना, ये एंजाइम हमारे टोमेटो की सॉफ्टनिंग कराता है, टोमेटोज को खराब करता है। तो मेरे को इस एंजाइम को बनने से रोकना है। तो मैं या तो ये प्रोटीन बनने से रोक दूं, या एमआरएनए से प्रोटीन बनने को रोक दूं, या एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकलने वाले स्टेप पे रोक दूं। ये तो स्टेप्स है ना मेरे पास। लेट्स सपोज एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन गया, मैं उसका स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग रोक दूं, या मैं डीएनए से आरएनए ही ना बनने दूं। पहला स्टेप, मैं अगर मेरे को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को रोकना है, इस एंजाइम को नहीं बनने देना है। तो पहला पॉइंट है कि मैं यहाँ से डीएनए से एमआरएनए नहीं बनने दूं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे प्रोसेस रोक दें। या फिर एमआरएनए जब प्रोसेसिंग करके बाहर आता है, वो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, उसको रोक दे, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग लेवल। फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनना रोक दे, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना रोक दे, या फिर उसका प्रोटीन बनना, ट्रांसलेशन रोक दे। यही तो 4 स्टेप्स है ना मेरे पास किसी भी जीन को रेगुलेट करने के। यस मैम। ये स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर फॉलो होंगे। यस। यस मैम। व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स? व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के अंदर तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, सारा का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है। साइटोप्लाज्म में डीएनए बना, डीएनए से फटाफट एमआरएनए बन गया, फटाफट प्रोटीन बन गया। कोई प्रोसेसिंग, कोई कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग कुछ नहीं होता वहां पे। तो इसका मतलब वहां पे अगर मेरे को प्रोसेस को रोकना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक सकती हूँ मैं, यस मैम। या हद से हद ट्रांसलेशन लेवल पे रोक सकती हूँ। लेकिन ट्रांसलेशन लेवल पे भी इसलिए नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे में तो क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमें टाइम मिल जाता है बीच में, प्रोसेसिंग, कैपिंग, टेलिंग, इसलिए हम प्रोटीन बनने को रोक सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग कुछ नहीं होता। जैसे एमआरएनए बना, फटाफट प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए बना, फटाफट प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप बच जाता है कि हम उसको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रोक दें। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, आया समझ? यस मैम। आगे बताते हैं। देखो हम सक्सेसफुली एक एक वीक में एक एक चैप्टर इजीली फिनिश कर पा रहे हैं। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कितने वीक्स बचे हैं हमारे पास एग्जाम में? काउंट किया है किसी ने? कितने डेज बचे हैं? मान के चलो हमारा एग्जाम होगा मई में Maybe- होगा ना मैम, 70 तो मई में होगा ना 5 या एग्जाम। फिर हाउ मेनी 5 मई को बता रहे हैं काफी लोग। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वी हैव 9 मंथ्स। ठीक है, अब वो 5 मई को हो, 6 मई को, कभी भी हो, इट डजेंट मैटर ना। यस मैम। 9 मंथ्स, कितने डेज हो गए 9 मंथ्स में? 270 9 मंथ्स में 9 इंटू 30, 270 70 डेज डिवाइडेड बाई 7, अराउंड 36 to 38 वीक्स मान के चले। यस मैम। यस मैम। और कितने बायो के चैप्टर है हमारे पास? 38 ही चैप्टर है। हाँ। तो इसका मतलब हमें अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना चैप्टर्स पढ़ने की। हम ये थोड़ी ना कि मई तक की बायो पढ़ते रहेंगे यस मैम। यस। ना। अभी देखो
ये 1 वीक में एक चैप्टर में करा रही हूँ सिर्फ इसलिए बिकॉज अब हमें थोड़ा डिटेल करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा मैं जेनेटिक्स को टाइम दे रही हूँ अभी आपको। लेकिन आगे आप देखोगे ना कुछ कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जो 2 दिन में फिनिश हो जाएंगे, 2 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएंगे ना। और हम चैप्टर्स इसीलिए मैं आप लोगों को खुद से भी चैप्टर करने के लिए दे रही हूँ। खुद से चैप्टर करने के लिए सिर्फ वो चैप्टर दे रही हूँ जिस चैप्टर में ज्यादा प्रोसेसिंग वगैरह नहीं है। जैसे सेल वाला चैप्टर दिया था, कुछ ज्यादा नहीं था प्रोसेसिंग वगैरह उसमें, समझना डायरेक्ट है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, डायरेक्ट चैप्टर है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। तो इसलिए जो चैप्टर में बहुत ज्यादा समझना है, जिस चैप्टर में से लगता है गलतियां हो सकती है, उस चैप्टर को मैं पूरा टाइम लेके यहाँ पे अच्छे से कराऊंगी। लेकिन इजी इजी चैप्टर आप लोगों को भी देती रहूंगी साथ साथ। तो ये मत समझना कि आप लोग जो मैं खुद से चैप्टर दे रही हूँ उनको मत करो। अगर उनको नहीं करोगे तो एक एक वीक मैं लूंगी चैप्टर में, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चंस भी करना है, बहुत अच्छे से सॉर्टेड करना है हमें चैप्टर, और प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत सारे लगाने हैं। तो एंड तक चैप्टर नहीं करना है, सिलेबस हम लोगों को मैक्स टू मैक्स जनवरी तक फिनिश कर डालना है सारा। जनवरी से एफएसटीज देना शुरू करना है हमको, दिसंबर या जनवरी, बस उससे ज्यादा नहीं। अब सेम कहानी फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई होगी ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इसका मतलब अगर आप आइडियली देखो तो आपको 1 वीक में कितना करना चाहिए। 1 वीक में आपको 3 चैप्टर तो बायो के करने चाहिए। 3 चैप्टर में से एक चैप्टर तो मैं करा रही हूँ आप लोगों को, और 2 चैप्टर टारगेट्स में दे ही रही हूँ, है ना। यस मैम। और आपको फिजिक्स में कितने चैप्टर है टोटल 11th और 12th के कंबाइन? मैम 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर किसमें है? फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में कितना है? मैम केमिस्ट्री में भी 30 है। दोनों में 30 चैप्टर है। तो मतलब कितने हो गए? 60 हो गए। और बायो में भी चलो सबसे इजी वाले हटा दे, 30 चैप्टर मान लो, तो 90 चैप्टर मान के चलो है। और टाइम है हमारे पास कितना? 38 वीक्स। तो एक हफ्ते में कितने चैप्टर करने चाहिए हमें आइडियली? मैम 2 या 2। मैम 3 to 4 चैप्टर। 3 to 4 चैप्टर। तो आप लोगों को क्या करना है, बायो के 3 चैप्टर एटलीस्ट, 3 मत करो, चलो 2 कर लो। 2 चैप्टर एटलीस्ट आप लोगों को करने ही करने हैं। और ऐसे ही फिजिक्स में भी 2 चैप्टर मान के चलो करना है। इसमें ऐसे कर लो कि एक हफ्ता, जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने क्या दिया था, मैंने आप लोगों, आपको भी याद है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीक के टारगेट में 2 चैप्टर फिजिक्स के दिए थे, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का दिया था। यस मैम। इस वाले वीक में क्या है? इस वाले वीक में 2-2 है ना। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर रख दिए इस बार मैंने। और बायो का थोड़ा सा इजी कर दिया ना इस बार। बायो का क्या है टारगेट? मॉलिक्यूलर वाला इवोल्यूशन है और लिविंग वर्ल्ड है। अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, देखो मैं यहीं पे कराऊंगी। इवोल्यूशन में हटा रही हूँ वहां से, इवोल्यूशन में हटाऊंगी बिकॉज इवोल्यूशन नहीं आप कराओगे। इवोल्यूशन की जगह ना मैं आप लोगों को कर दूंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं वो माइक्रोब्स वाला चैप्टर, माइक्रोब्स। ओके। तो आप लोगों को देखो सिर्फ क्या करना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और वो तो इतना इजी सा चैप्टर है, वो उसको तो बस 1 घंटा भी नहीं लगता, है ना। और लिविंग वर्ल्ड में भी ज्यादा नहीं टाइम लगने वाला। तो इसका मतलब इस हफ्ते बायो आपका रिलैक्स रहने वाला है, सिर्फ क्लासेस में ध्यान रख लो, और क्लासेस के बाद 1 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो इस बार एटलीस्ट आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टारगेट है ना, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या है आपका, फिजिक्स में 2 चैप्टर है, मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, ये करना है। तो इस बार इस वीक ज्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स पे ध्यान लगा, ठीक है। ऐसे वीक टू वीक हम फिक्स किया करेंगे कि 1 वीक ज्यादा बायो फिजिक्स पे ध्यान लगा लिया, 1 वीक में ज्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स पे लगा लिया, 1 वीक में ज्यादा बायो केमिस्ट्री पे लगा लिया, ऐसे वीकली डिसाइड किया करेंगे। यस मैम। चलो ऐसे फिर आप लोगों को बर्डन भी नहीं लगा है, थोड़ा एक पेस भी मेंटेन रहेगा, सिलेबस भी टाइम पे फिनिश हो जाएगा। तो याद रखना है ये 2 जो टारगेट में चैप्टर दिया ना, तो गारंटेड हो जाने चाहिए आप लोगों को। और जो लास्ट वीक वाले चैप्टर में गलतियां हुई हैं क्वेश्चन, उन गलतियों को भी आप लोगों को सुधारना है। सुप्रिया बायोमोलिक्यूल्स नहीं बेटा, इवोल्यूशन रिमूव करा है मैंने, इवोल्यूशन की जगह माइक्रोब्स वाला चैप्टर रख दी हूँ, क्योंकि वो उसमें इवनिंग वाली क्लासेस में करा रही हूँ ना। हम उसका सेकंड लेक्चर भी करवा दिया आपने माइक्रोब्स वाले? नहीं बेटा, कल मैं छुट्टी पे थी, कल सिर्फ आप लोगों को क्लास लिया था मैंने, तो कल शाम में क्लास नहीं हुई। कल उनकी
आज तो नहीं है क्लास 12th वालों की, कल होगी आप लोगों की। कल इस वीक चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वो इस वीक ये वाला भी फिनिश हो जाएगा और आपका माइक्रोब्स भी फिनिश हो जाएगा, दोनों चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, मैं माइक्रोब्स की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, टेंशन मत लो। मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे नंदनी? यहाँ पे इसके बाद जो मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी वो स्टार्ट कराऊंगी आप लोगों को मैं करना वो इकोलॉजी स्टार्ट कराऊंगी। यहाँ पे इकोलॉजी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे इकोलॉजी में क्रैमिंग वाली चीजें हैं, बट विल डिसाइड क्या करेंगे। आ जाओ चलो अभी आगे पढ़ो। देखो, द जीन इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी सेल के अंदर जो जीन होता है उसका काम होता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना या फिर एक सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का तो सबको याद रहता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है लैक्टोज को कन्वर्ट करना किसमें, मैम गैलेक्टोस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस गैलेक्टोज के अंदर। अब ये क्या बोलता है कि भाई इस जीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जीन इज अ एमआरएनए। एमआरएनए किसको बनाता है? प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है। इज सिंथेसाइज्ड बाय इकोलाई। इकोलाई की बॉडी के अंदर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है ताकि इकोलाई के अंदर जो लैक्टोज है उसको गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाए, और फिर ताकि हमारा जो इकोलाई है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से एनर्जी ले पाए। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रॉपरली, अब प्रोकैरियोट्स के अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, इसलिए वो कैसे करेंगे ये सारी चीजें। इसलिए हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, अगर हमारे बैक्टीरिया के पास उसके आसपास लैक्टोज नहीं है टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये पूरा लैकोपेरॉन समझाऊंगी मैं अभी आप लोगों को क्या है, इसलिए पहले एनसीईआरटी पढ़वा रही है। बोल रहे हैं कि अगर मेरे इकोलाई है, इकोलाई के आसपास के मीडियम में लैक्टोज है, तो वो अपनी बॉडी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाएगा, लैक्टोज को लेगा और उसको ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट करा के एनर्जी ले लेगा। बट इफ आउटर एनवायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तो फिर भाई बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनवाने की क्या कोई नीड है? नो मैम। नहीं है नीड। तो अभी पहले हमने पढ़ा कि भाई किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, ट्रांसलेशन लेवल पे, प्रोसेस पे, इन स्टेप पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जीन के एक्सप्रेशन को तो इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर रहा है, इन्वायरमेंट भी कंट्रोल कर रहा है ना। तो सिंपली भाई इन सिंपल टर्म्स इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस है जो किसी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म और ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट्स ऑफ जीन, कि भाई किसी भी एम्ब्रियो का एडल्ट में कन्वर्ट होना। अब जैसे लाइक सपोज एग्जांपल ले लो कि हम भी ह्यूमंस हैं, जो अमेरिका के लोग हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस होता है नहीं होता है हमारी फिजियोलॉजी के अंदर, हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंस। सब एम्ब्रियो से बन रहा है, सबके अंदर जीन्स हैं, लेकिन किस कंट्रोल क्या है कि उस जीन का एक्सप्रेशन किस टाइप से हो रहा है ना, उनका एनवायरमेंट कैसा है। लेट्स सपोज क्या है, कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ घर में, अभी 1 साल का है, आप उसके आसपास एक ऐसा एनवायरमेंट बना के रखो कि सब इंग्लिश स्पीकिंग ही करो, वो हिंदी में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नॉर्मल जो लैंग्वेज होती है ऐसे बात नहीं कर रहा, तो वो स्टार्टिंग से क्या सीखेगा? इंग्लिश सीखेगा या नहीं सीखेगा? इन्वायरमेंट कैसा है, उसको इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे मिल रही है, उसी वजह से उसके, क्योंकि उसके लेट्स सपोज उसके मम्मी पापा प्रॉपरली हिंदी बोलते हो, लेकिन उसको पैदा होते ही कैसा इन्वायरमेंट मिल गया, मतलब पैदा होते सपोज करो उसको फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर दिया, उसके जीन्स में तो क्या था, हिंदी थी, मम्मी पापा वाला नेचर था, लेकिन उसको फॉरेन कंट्री में शिफ्ट कर दिया तो फॉरेनर बन के आएगा नहीं आएगा वो? तो वही चीज है, एनवायरमेंटल कंडीशंस भी जीन के रेगुलेशन को कंट्रोल करती हैं कि कैसा कैरेक्टर बन के आएगा, कैसा कैरेक्टर नहीं बनेगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि हमेशा कोई भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके आसपास का एनवायरमेंट हमें बहुत अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि वही एनवायरमेंट उनके जीन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होता चला जाता है। फिर चाहे कोई भी स्टूडेंट कितना भी ट्राई कर ले, वो अपना टॉकिंग सेंस नहीं चेंज कर सकता।
बहुत टाइम लगता है चेंज करने में। आप लोग सपोज अभी 12th तक हो, आप लोग इसके बाद एमबीबीएस करोगे, किसी भी दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको टाइम लगेगा ना उस स्टेट के लोगों के साथ, उस एनवायरमेंट में अपने आप को सेटल डाउन करने में। तो आपको टाइम नहीं लगता, आपके जीन्स को टाइम लगता है वो सेटल डाउन करने में। ठीक है। In prokaryotes, control of the rate of transcription initiation is the predominant site for control of gene expression। ये बोल रहा है कि अगर हमें प्रोकैरियोट के अंदर जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है तो मेरे को सिर्फ कहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस। इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर, ये आगे वाला लेकोपेरॉन में समझाती हूँ सारा का सारा। सिर्फ आगे देखो, लेकोपेरॉन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, 2 साइंटिस्ट का नाम याद रखना, फ्रांसिस जैकोब एंड जैकी मोनाद। फ्रांसिस जैकोब एक जेनेटिस्ट थे और जैकी मोनाद एक बायोकेमिस्ट थे। इसको लिख लो जल्दी से, अपने स्टिकी नोट्स में ऐड कर लो, एक और साइंटिस्ट का नाम आ गया। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना भाई, ये चैप्टर पढ़ लोगे फिर 1-2 महीने बाद ना ये बोलोगे मैम मॉलिक्यूलर बेसिस के साइंटिस्ट ही नहीं याद होते, नहीं पता चलता कौन कौन से साइंटिस्ट है, होता ना ये। तो आई वांट कि जितना भी हम पढ़ते जाएं इस बार पूरा सिलेबस, तो सबके पास स्टिकी नोट्स में सारे साइंटिस्ट के नाम होने चाहिए, ताकि ये वाला डेटा वाली डिफिकल्टी तो किसी को भी ना आए कि हमें डेटा नहीं याद हो रहा है। अलग से फिर कहीं कहीं से शॉर्ट नोट्स निकाल रहे हो जिसमें से सिर्फ डेट याद कर रहे हो, कोई बैठ के साइंटिस्ट की क्रैमिंग कर रहा है, वो वाला चीज नहीं चाहिए मुझे इस बार बिल्कुल भी। अब देखो ये जो लेकोपेरॉन है प्रोसेस, सबसे पहले डेफिनेशन देखो ओपेरॉन क्या बोलता है। इन लेकोपेरॉन इकोलाई के अंदर होगा सबसे पहली चीज। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल जीन वाला कॉन्सेप्ट बताया था। स्ट्रक्चरल जीन इज आल्सो नोन एज रेगुलेटर जीन। सिस्टोन। प्रोकैरियोटिक के अंदर पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। यस। तो इसका मतलब इकोलाई के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। तो इसी बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन्स को, इस अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं ओपेरॉन। लेक का मतलब होता है लैक्टोज, और ये ओपेरॉन, ये बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन किसको कंट्रोल करते हैं, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं कि लैक्टोज का डिहाइड्रेशन हो, मतलब लैक्टोज को हम डाइजेस्ट कराएंगे, डिग्रेडेशन होगा या नहीं होगा। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर टू एज ओपेरॉन। ठीक है, नाम ही सीधे रखा गया, ऐसे लेकोपेरॉन, ट्रिप्टोफेनोपेरॉन, एरेओपेरॉन, हिस्टाडीन, वेलिन, ये सारे ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ लेकोपेरॉन और छोटा सा ट्रिप्टोफेनोपेरॉन का नाम। ठीक है। अब ओपेरॉन मतलब मैम जो जीन को ऑपरेट करेगा, तो मैम नहीं, जो ओपेरॉन का मतलब ऑपरेटर मत समझना। ओपेरॉन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन, ये बहुत सारे जीन्स को एक अरेंजमेंट में कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखो ZY ये है, ZY ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है मेरे पास, ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन के कॉम्बिनेशन को ओपेरॉन बोलेंगे। हाँ, इल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। अब इसको याद रखना है आपको, सीक्वेंस को पीपोजया के नाम से। कैसे याद रखना, पीपोजया। जो ये मेरे पास यहाँ पे Z सीक्वेंस है, Z इज द स्ट्रक्चरल जीन। Z किसको कोड करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा। Y परमीज को कोड करेगा, A ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करेगा। याद करो जल्दी से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज Z स्ट्रक्चरल जीन, Y परमीज, A ट्रांस एसिटाइलेज। T4 यहाँ पे पीपोजया, P4 प्रोमोटर, I4 इनहिबिटर, इस वाले P को छोड़ दे, दिस इज आल्सो प्रोमोटर। O4 ऑपरेटर रीजन है ये। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी लेट्स सपोज मेरे पास ये इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई की बॉडी के अंदर ये सीक्वेंस है पीपोजया, बाहर के मीडियम में लैक्टोज नहीं है, नो लैक्टोज। तो हमें देखना है कि भाई अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, या फिर जब हमारे पास बाहर के मीडियम में लैक्टोज है तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। अब हमने तो एक चीज पढ़ ली थी कि भाई ये इन्वायरमेंटली होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होता होगा ना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी अफेक्ट कर रही हैं, बिना मैकेनिज्म के थोड़े ना अफेक्ट कर रही हैं। अब होता क्या है देखो, सिंपली समझना बिल्कुल,
इस इनहिबिटर का काम है, ये हमेशा अपने अंदर से रिप्रेसर प्रोटीन निकालता है, रिप्रेसर एमआरएनए रिलीज करता है, रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनवा देता है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, फिर लेट्स सपोज अब सीक्वेंस है ये, एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा ही आएगा और ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज चला, यहां से चला, ऑपरेटर ब्लॉक है, तो आगे जाके ZYA सीक्वेंस को कोड करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीज ये नहीं बनवा पाएगा ना फिर, अगर ऑपरेटर साइट ब्लॉक हो जाएगी। इनहिबिटर का काम है रिप्रेसर एमआरएनए से निकालना, और वो रिप्रेसर प्रोटीन का काम है ऑपरेटर साइट पे जाके ब्लॉक हो जाना, जो कि अब ऑपरेटर साइट ब्लॉक हो गई, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोमोटर रीजन, इनहिबिटर रीजन, टर्मिनेटर, प्रोमोटर टर्मिनेटर याद है ना, उसके बीच में ऑपरेटर साइट पे ब्लॉक कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज आगे थोड़ी ना जा पाएगा, रुक जाएगा बीच में। ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स कोड ही नहीं हो पाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ये कब है? जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है। इंड्यूसर का मतलब होता है लैक्टोज, लैक्टोज को ही बोलते हैं हम आपका इंड्यूसर, क्योंकि इंड्यूस करेगा प्रोसेस को। कैसे इंड्यूस करेगा बोलेगा। अब लेट्स सपोज मेरे बैक्टीरिया के बाहरी इन्वायरमेंट में लैक्टोज है, प्रोसेस सेम चल रहा है, इसने रिप्रेसर प्रोटीन निकाला और ये मेरे पास रिप्रेसर बन के आ गया। अब बाहर इन्वायरमेंट में लैक्टोज है, लैक्टोज अंदर आ गया, लैक्टोज क्या करता है ना, इस रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। देखो ये हमारा इंड्यूसर, इंड्यूसर इज लैक्टोज, ये लैक्टोज इससे बाइंड कर गया, इसने रिप्रेसर को इनएक्टिव बनवा दिया। रिप्रेसर जो है वो प्रोसेस को रिप्रेस करेगा। हाँ, प्रोसेस को रोकेगा, वो रिप्रेसर प्रोटीन रोकेगा, इंड्यूसर इंड्यूस करेगा कि प्रोसेस हो। क्या, तो ये इसने इनएक्टिव बना दिया। अब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया, वो ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर रहा था, उसका नेचुरल मैकेनिज्म था ऑपरेटर पे ब्लॉक जाके बाइंड कर जाना। अब आरएनए पॉलीमरेज निकला, PIP, ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है, आगे जाके ZYA से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसएटिलाइलेज बनवा दिया उसने। कर दिया ना सारा काम। अब पता चला। अब बाहर के मीडियम में सोचो, बाहर के मीडियम में जब लैक्टोज है ही नहीं तो रिप्रेसर को कोई ब्लॉक नहीं कर पा रहा है, रिप्रेसर को कोई इनहिबिट नहीं कर पा रहे, इनएक्टिव नहीं बना पा रहा है, तो इन्वायरमेंटली अफेक्ट हुआ नहीं हुआ प्रोसेस। इन्वायरमेंट में लैक्टोज है तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, नहीं है तो इनएक्टिव नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर ब्लॉक, तो हमारे पास लैक्टोज भी नहीं है तो हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। अब लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन कब रहेगा? कंडीशन, लैक ऑपेरॉन ऑन कब रहेगा? जब हमारे पास क्या होगा, एक इंड्यूसर होगा। लैक ऑपेरॉन इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन रहेगा। ट्रिक से याद रखना, लायन लैक ऑपेरॉन इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन रहेगा और इंड्यूसर की एब्सेंस में ऑफ रहेगा। डन है भाई सबको? यस मैम। अब ये बताओ, अगर लैक्टोज होगा तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? बनेगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नो मैम। ये तो थी हमारा लैकोपेरॉन। ऐसे ही होता है एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर बाहर मीडियम में ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन बनाने वाला एंजाइम नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे लैक्टोज था तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा था, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है तो ट्रिप्टोफैन बनाने वाला एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि भाई बाहर ट्रिप्टोफैन है तो क्या जरूरत है और ट्रिप्टोफैन बनवाने की, अपोजिट चल रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं, लैक ओपेरॉन को बोलते हैं इंड्यूसर ओपेरॉन, कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन रहेगा, और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को बोलते हैं रिप्रेसेबल ओपेरॉन। रिप्रेसर प्रोटीन होगा तभी वो ऑन रहेगा, बाकी वो कुछ नहीं आना, सिर्फ अपोजिट होता है एक दूसरे के बिल्कुल। मैम जी मैम जो आपने ट्रिप्टोफैन वाला बताया बनाना होता है, क्या क्या दोबारा बोलो।
हम जो भी आपने ट्रिप्टोफैन वाला ऑपरेटर बताया, इसके अंदर हमें ट्रिप्टोफैन बनाना होता है, इसलिए वहाँ पे रिप्रेसिव हाँ ऑपरेटर देखो, अगर समझाऊं तो ऐसी सीक्वेंस होती है आरपीओ EDCBT, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये पूरे स्ट्रक्चरल जीन का काम होता है ए फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, जो कि एंजाइम क्या कराता है, सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। अब मेरा बैक्टीरिया है, उसके बाहर इन्वायरमेंट में ट्रिप्टोफैन भरा पड़ा है, तो अंदर मेरे को ये एंजाइम बनवाने की जरूरत है क्या? नो। नहीं, बाहर से ले लेगा वो। लेकिन अगर बाहर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो मेरे को सेल के अंदर ही एंजाइम बनवाना पड़ेगा, जो एंजाइम ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करे। यस मैम। ये है बस यहाँ पे कि अगर बाहर ट्रिप्टोफैन होगा तो हमारे पास अंदर नहीं बनेगा, बाहर नहीं होगा तो अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होगा तब ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है हमें। ये हो गया हमारा पूरा ट्रिप्टोफैन। बच जाता है सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और आपका छोटा सा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला कॉन्सेप्ट। इसको भी सब का सब मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगी, बिकॉज इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम जितना पढ़ते हैं ना बिल्कुल डिटेल में समझते हैं इसको, कहीं क्वेश्चन नहीं आते इतने। कल के लेक्चर में पूरा का पूरा फिनिश। हाँ जी, हम पेपर में शायद इस बार जो 23 में हुआ था, वहाँ पे इथिकल इश्यूज तो शायद आया था। इथिकल इश्यूज से क्वेश्चन आया था। नहीं समझ में आ रहा था क्या बोल रहे हो। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि जो ह्यूमन जो पेपर था, कल इश्यूज से शायद क्वेश्चन आया था। एक बार चेक कर लूंगी क्या क्वेश्चन था। अब देखो आप लोग अपना अपना होमवर्क नोट डाउन करो कि आप लोगों को क्या क्या होमवर्क करना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लेक ओपेरॉन तक पढ़ा दिया है, वहां तक एक एक बार और एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, और ये नहीं कि सिर्फ जितना आज पढ़ा है उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, लाइन 1 से पढ़ना शुरू करोगे। अब ये नहीं कि एक एक लाइन पढ़ो, कि एक एक लाइन पढ़ रहे हो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। जो चीजें याद रखनी है हम लोगों को वो पॉइंट्स पढ़ना है, ये चीज करना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है लेकिन बिल्कुल, क्योंकि एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं जाना है। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, एक एक लाइन से। तो लेक ओपेरॉन तक सारी चीजें पढ़ लेना, एंड इफ टाइम मिले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ लेना, बिकॉज ये भी पूरा समझाने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर, सारा आप लोगों को पता है, याद करने का है। इसका गोल्स क्या थे, क्या क्या नहीं थे, इसके अंदर कितनी बुक्स रिक्वायर्ड थी, उस पर कितने पेजेस थे, ये सब कहानी इन्होंने लिखी हुई है यहाँ तक। पढ़ लोगे यहाँ तक, साथ ही साथ क्वेश्चन मैम नोट्स पढ़ ले तो खुद बन जाएगा, खुद बनाए हैं ना notes, पढ़ ले। हाँ जो नोट्स, बेटा नोट्स से बेटर एनसीईआरटी है वैसे इस चैप्टर की, तो मैं एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहाइट है। बिकॉज आप देखो इस वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को नोट्स नहीं बनवाए, सब एनसीईआरटी के साइड साइड में लिखा लिखवा के समझाया। पहले वाले चैप्टर के बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनवाए थे, क्योंकि उसमें नोट्स रिक्वायर्ड है, उसमें ज्यादा एनसीईआरटी 1 2 3 बार पढ़ दोगे चलेगा, लेकिन इस चैप्टर को एटलीस्ट 7 से 8 बार पढ़ लेना। अभी मत पढ़ना साथ साथ एग्जाम तक, अभी एक बार मैं पढ़वा रही हूँ, एक बार खुद से पढ़ो, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना उतनी बार आप लोगों को नई नई चीजें एनसीईआरटी सिखाएगी। आप लोगों को ये लगेगा कि ये लाइन तो मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे तो ये भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। हाँ बोल। मैम वैक्यूल जो है वो रैंडम था। राधिका आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है बेटा।